हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू नवांकुर डिजी लेसन्स क्लास। मैं हूं सीमा साद और आज आप मेरे साथ पढ़ेंगे क्लास 8th की सोशल साइंस का चैप्टर 9, जिसका नाम है धार्मिक व सामाजिक सुधार आंदोलन और सांस्कृतिक चेतना का विकास। मीन्स आज हम इस पार्ट में धार्मिक व सामाजिक सुधार आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम 19वीं सदी में भारतीय समाज की स्थिति कैसी थी, यानी किस प्रकार की थी उस समय। 19वीं शताब्दी में धार्मिक एवं समाज सुधार आंदोलनों का भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। अनेक कारणों से भारत में धर्म एवं समाज में परिवर्तन शुरू हुए, यानी कि जो 19वीं सदी का भारत है उस समय हमारे देश में धर्म एवं समाज में कई प्रकार के परिवर्तनों की शुरुआत हुई। इसे हम पुनर्जागरण के नाम से भी जानते हैं। भारत के सामाजिक जीवन में अनेक कुरीतियाँ उस समय व्यापक थीं, यानी कि 19वीं सदी में जो हमारे देश का इतिहास है, यानी उस समय का जो भारत है, उस समय हमारे देश में समाज में कई बुराइयाँ फैली थीं। फॉर एग्ज़ाम्पल, छुआछूत, सती प्रथा, दलितों की दुर्दशा, वली प्रथा, मद्यपान आदि, जिनके कारण भारतीय समाज पतन के द्वार पर खड़ा था। ऐसी स्थिति में प्रबुद्ध भारतीयों ने इसमें सुधार लाने के लिए कई आंदोलन प्रारंभ किए। तो स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपसे कहा कि उस समय 19वीं सदी के भारत में हमारे देश में कई बुराइयां यानी कि कई कुरीतियां फैली हुई थी। जैसे कि मैंने आपको बताया, एक एक करके नाम भी यहाँ पे बताए। छुआछूत, तो छुआछूत की मैं बात कर रही हूँ। तो छुआछूत का मतलब होता है जाति के आधार पर भेदभाव करना, अस्पृश्यता। तो ये जो एक बुराई है उस समय के भारत में बहुत फैली हुई थी और बड़ी ही कठोरता के साथ लोग इसको मानते थे और समाज में इसका प्रचलन था। यानी जाति के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव किया जाता था। बड़ी जाति के लोग यानी कि उच्च जाति के वर्ग के लोग, जो छोटी जाति के लोग होते थे यानी कि जो लोअर कास्ट के लोग होते थे, उनके साथ जाति के आधार पर भेदभाव करते थे। उन्हें अपने साथ नहीं बिठाते थे, उनके साथ खाना नहीं खाते थे, उन्होंने जिस चीज़ को छू लिया है या टच कर लिया है उसे वह इस्तेमाल नहीं करते थे। तो ये छुआछूत यानी कि जाति के आधार पर भेदभाव होता था। दूसरा मैंने एग्जाम्पल आपको बताया था सती प्रथा। सती प्रथा स्टूडेंट्स, आपने नाम सुना होगा, नहीं सुना तो अब आप इसमें सुन लीजिए। मैं आपको बताती हूँ कि सती प्रथा क्या होता है। सती प्रथा हमारे समाज में उस समय के भारत में फैली हुई एक बहुत ही बड़ी बुराई थी, जो कि 19वीं सदी के भारत में फैली हुई थी। हालांकि ये देश के सभी हिस्सों में नहीं थी, लेकिन देश के कुछ हिस्सों में ये बहुत बड़े पैमाने पर फैली हुई थी। सती प्रथा का अर्थ होता है जब उस समय के भारत में, आज नहीं, हमारे 19वीं सदी की भारत की हम बात कर रहे हैं, उस समय अगर किसी महिला का पति किसी भी कारण से मर जाता था यानी कि उसकी मृत्यु हो जाती थी और फिर जब उसे जलाया जाता था, तो महिला के पति को जब जलाते थे, उसके जलने के बाद उसी चिता पर उस महिला को भी जिंदा जला दिया जाता था। गौर करिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आपसे कह रही हूँ कि अगर किसी महिला का पति किसी भी कारण से उसकी मृत्यु होती थी यानी कि मर जाता था, उसकी डेथ होती थी, तो उस महिला के पति की चिता जलाने के बाद उसी चिता के ऊपर उस महिला को भी जिंदा जला दिया जाता था। ये सती के मतलब सती होना कहलाता है। उस समय के भारत में इस तरह की बुराइयां हमारे देश में फैली हुई थी और इस बुराई के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, यानी इस बुराई का विरोध किया था राजा राम मोहन राय ने। इसके बाद दूसरा मैंने आपको बताया दलितों की दुर्दशा। यानी दलित मीन्स होता है जो शेड्यूल कास्ट होती है, ऐसी जाति होती है जिसे हम दलित कहते हैं। उनकी स्थिति समाज में उस समय बहुत खराब थी। उनके साथ बहुत अत्याचार होते थे, उनके साथ कई प्रकार से भेदभाव किया जाता था। तो ये दलितों की हालत मतलब दुर्दशा यानी उनकी हालत बहुत खराब थी उस समय के भारत में। बलि प्रथा, बलि मीन्स होता है किसी की बलि देना, किसी जानवर की बलि देना, बच्चों की बलि देना। तो 19वीं सदी के भारत में इस तरह की कई बुराइयां हमारे समाज में फैली हुई थी। अगर कुछ
जैसे क्षत्रिय लोग होते थे जो कि पूजा पाठ करते थे, किसी मंदिर में पूजा कर रहे हैं तो वह जानवरों की बलि दिया करते थे। इसके अलावा कई जगह पर कुछ लोग बच्चों की बलि भी देते थे। तो इस तरह की बुराइयां उस जमाने में फैली हुई थी। एक और मैंने आपको यहाँ पर नाम बताया था मद्यपान। मद्यपान मीन्स होता है नशा, यानी कि लोग नशा करते थे। अब नशा कई प्रकार का होता है, जैसे वर्तमान में सिगरेट पीना, शराब पीना, और भी कई प्रकार के चरस गांजे का सेवन करना, ये नशे के थ्रू आता है। लेकिन हम मद्यपान की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो मद्यपान मीन्स शराब पीना। तो इस तरह की बुराइयाँ को लोग अपनाए हुए थे। और इन बुराइयों के कारण उस समय का जो हमारा भारत था वह मतलब कि पतन के द्वार पर खड़ा था। तो फिर ऐसी स्थिति से अवगत होते हुए उस समय के कई भारतीयों ने समाज में बदलाव लाने की कोशिश की। जैसा कि मैंने आपको एक नाम बताया, राजा राम मोहन राय, जिन्होंने की सती प्रथा के लिए आवाज़ उठाई थी। तो 19वीं सदी का भारत इस तरह का था। ये मैं आपको यहाँ पर एक पिक दिखा रही हूँ राजा राम मोहन राय की। मैंने अभी आपको नाम भी बताया था, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय पश्चिम बंगाल के एक समाज सुधारक हैं और इन्होंने ही हमारे देश में जो सती प्रथा की बुराई फैली हुई थी उस बुराई के खिलाफ आवाज़ उठाया था। सती प्रथा के लिए इन्हें जाना जाता है। और इनकी खुद की अपनी शादी 9 वर्ष की आयु में हो गई थी। और जब सती प्रथा के लिए ये आवाज़ उठाने के लिए तब मजबूर हुए जब इनकी खुद की भाभी को इनके भाई की मृत्यु के बाद उनकी चिता पर जिंदा जला दिया गया। उस दृश्य को देखकर इनके मन में उस समय मतलब ये बात घर कर गई और उन्होंने तभी से ये निश्चय किया कि मैं इस बुराई को समाज से मिटा कर रहूँगा। तो इस तरह राजा राम मोहन राय ने हमारे देश में फैली एक बहुत बड़ी बुराई सती प्रथा को देश से अंग्रेजों के ज़माने में, आज के समय नहीं, हम बात कर रहे हैं उस समय की जब हमारा देश गुलाम था और हमारे देश में अंग्रेजों का शासन था। 1829 में इन्होंने इस बुराई को ख़त्म किया, राजा राम मोहन राय ने। इसलिए मैंने आपको यहाँ पर उनकी पिक दिखाने की कोशिश की है। ये भारत में सुधार आंदोलनों के जनक कहे जाते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे विस्तार रूप से इनके बारे में। राजा राम मोहन राय एवं ब्रह्म समाज। राजा राम मोहन राय एवं ब्रह्म समाज। तो राजा राम मोहन राय भारतीय राष्ट्रीयता के अग्रदूत कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? भारतीय राष्ट्रीयता के अग्रदूत कहे जाते हैं। उन्हें भारत के सुधार आंदोलनों का जनक कहा जाता है, यानी हमारे देश में जो सुधार आंदोलन हुए उनका जनक कहा जाता है। जनक मीन्स होता है पिता। 19वीं शताब्दी की सुधार आंदोलनों में उनके विचारों का व्यापक प्रभाव था, यानी कि जो 19वीं शताब्दी का जो भारत था हमारे देश में, उस समय उन्हें जो विचार रखे इनके विचारों का लोगों पर काफ़ी प्रभाव पड़ा। और 20 अगस्त, कब? 20 अगस्त, जैसा कि मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ हाईलाइट करके, 20 अगस्त 1828 को 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की और इसके सदस्य शनिवार को शाम के समय इकट्ठे होकर उपनिषदों का वाचन करते थे। उपनिषद जो कि हमारे देश के धार्मिक ग्रंथ हैं उनको पढ़ते थे शनिवार के दिन शाम के समय। और उन्होंने विभिन्न धर्मों के साहित्य को पढ़कर यह निष्कर्ष निकाला कि सभी मतलब विभिन्न साहित्यों को इन्होंने पढ़ा। किसने? राजा राम मोहन राय ने। और उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि सभी धर्मों में एकेश्वरवादी अंश समान है, यानी कि सभी धर्मों में एक ही अंश है और सभी का भगवान एक है। और उन्होंने मूर्ति पूजा को गलत बताया, यानी कि वे मूर्ति पूजा के विरोधी थे। हमारे देश में जो लोग हम मंदिरों में जाते हैं और भगवान की मूर्ति की पूजा करते हैं, तो इस चीज़ का राजा राम मोहन राय ने विरोध किया। इसके अलावा उन्होंने बांग्ला, हिंदी, संस्कृत, फारसी तथा अंग्रेजी भाषा में अनेक ग्रंथों की रचना की है। यानी वे इतनी सारी भाषाएं जानते थे। कौन कौन सी? बांग्ला, हिंदी, संस्कृत, फारसी और अंग्रेजी। इन इतनी भाषाओं में उन्होंने ग्रंथों की रचना की है।
इसके अलावा बांग्ला और फारसी में तो 2 समाचार पत्र भी उन्होंने प्रारंभ किए थे। और मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, अब मैं पुनः बताती हूँ कि उन्होंने सती प्रथा का कड़ा विरोध किया। सती प्रथा जो हमारे देश में एक फैली हुई बहुत बड़ी बुराई थी, इस बुराई के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई और इसको खत्म भी किया। वे विधवा विवाह तथा सभी के लिए शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। यानी कौन? राजा राम मोहन राय। हम पढ़ रहे हैं राजा राम मोहन राय के बारे में। तो राजा राम मोहन राय विधवा विवाह यानी कि जो महिला किसी भी कारण से विधवा हो जाती है, उसके पति की मृत्यु हो जाती है, तो उसकी शादी पुनः करवाई जाए। विधवा पुनर्विवाह का मतलब होता है किसी विधवा महिला की शादी करवाना। तो विधवा महिला की शादी तथा सभी के लिए शिक्षा, यानी सभी लोग शिक्षित हों, सबको शिक्षा मिले, इस बात के वे प्रबल समर्थक थे। वे जाति प्रथा के कड़े विरोधी थे। यानी कि जाति के आधार पर उस समय जो समाज में भेदभाव लोगों के साथ किया जाता था, बड़ी जातियों के लोग छोटी जातियों के लोगों के साथ जाति के आधार पर जो भेदभाव करते थे, इस चीज़ के वे कड़े विरोधी थे। वे संपूर्ण मानव जाति के लिए स्वतंत्रता यानी कि आज़ादी चाहते थे। वे एक महान शिक्षा शास्त्री थे। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने पश्चिमी सभ्यता यानी पश्चिमी सभ्यता तो नहीं, पश्चिमी शिक्षा का उन्होंने समर्थन किया। यानी कि उन्होंने कहा यदि देश को आगे बढ़ाने के लिए अगर पश्चिमी शिक्षा को अपनाया जाए तो भी इसमें कोई बुराई नहीं है। उनके प्रयासों से ही लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सन 1829 में सती प्रथा पर रोक लगाई। यानी सती प्रथा के ऊपर कानून बनाया। कब बनाया? 1829 में। मैं आपको यहाँ पर हाईलाइट करके बता रही हूँ। 1829 में विलियम बेंटिक ने सती प्रथा पर बैन लगा दिया, इस पर रोक लगा दी और इसको अपराध घोषित कर दिया। और 1833 में, कब? 1833 ईस्वी में राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई। तो इस तरह हमारे देश में 19वीं शताब्दी में जो बुराइयां फैली हुई थी, कुछ हद तक इन बुराइयों को दूर करने की कोशिश राजा राम मोहन राय ने की और वह इसमें सफल भी हुए। इसके बाद अब हम बात करेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती की। चूँकि हमारे पाठ का नाम है धार्मिक व सामाजिक सुधार आंदोलन और सांस्कृतिक चेतना का विकास, तो इस पूरे पाठ में हम 19वीं सदी के भारत में कौन कौन सी बुराइयां थी और उन बुराइयों को किन किन समाज सुधारकों ने दूर करने की कोशिश की है और अपने तरीके से क्या क्या उन्होंने काम किए हैं, तो इस पूरे वीडियो में हम उन्हीं को यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। तो अब मैं बात कर रही हूँ स्वामी दयानंद सरस्वती की। स्वामी दयानंद सरस्वती को सभी जानते हैं। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी आर्य समाज की स्थापना की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। आज भी प्रचलित है आर्य समाज। आर्य समाज का मंदिर भी बने हैं और उनमें कई लोग जाते भी हैं। तो 1875 में दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। कब की? 1875 में दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने मनुष्यों को बताया कि ईश्वर के द्वारा दिया हुआ सारा ज्ञान, ईश्वर के द्वारा दिया गया सारा ज्ञान वेदों में विद्यमान है। उन्होंने मतलब लोगों को ये बताया कि ईश्वर ने जो मतलब कि ज्ञान दिया है, प्रदत्त किया है, वह सारा ज्ञान यदि आप वेदों का अध्ययन करेंगे तो आपको उसमें मिलेगा। और अतः उन्होंने अज्ञान के अंधकार को दूर कर ज्ञान का प्रकाश फैलाने की कोशिश की। यानी कि लोगों में उस समय जो अंधकार फैला हुआ था, जो उनके अंदर बुराइयां थी, उन्हें उनने दूर करने की कोशिश की। इनके अलावा उनका जो प्रमुख ग्रंथ है सत्यार्थ प्रकाश, उनका एक ग्रंथ भी है जो कि उन्होंने लिखा है जिसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। मैं उसको आपको यहाँ पर हाईलाइट करके बता रही हूँ। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है सत्यार्थ प्रकाश। आर्य समाज का भारतीय सामाजिक, धार्मिक, साहित्यिक व शैक्षणिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान है। 59 वर्ष की आयु में उनका देहावसान हो गया, यानी कि उनकी मृत्यु हो गई। किसकी? स्वामी दयानंद सरस्वती की। तो स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम मूलशंकर था। हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार एवं स्वराज की बात करने वाले वे पहले व्यक्ति थे। इसके अलावा आर्य समाज के अनुयायी 10 सिद्धांतों का अनुसरण करते हैं। आर्य समाज के अनुयायियों ने बाल विवाह का विरोध किया एवं विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया।
यानी जो उस समय बुराइयां फैली हुई थी, जैसे कि बाल विवाह। बाल विवाह यानी कि छोटी उम्र में बच्चों की जो बच्चे खेलने कूदने की जो उम्र होती है, उस उम्र में उस समय की भारत में शादी कर दी जाती थी बच्चों की, तो ये बाल विवाह कहलाता था। आज तो ये कानूनी अपराध है, लेकिन उस समय नहीं था। तो इस बुराई का भी राजा राम मोहन राय ने भी विरोध किया था। इसके अलावा दयानंद सरस्वती ने भी विरोध किया। और विधवा पुनर्विवाह का आर्य समाज के मतलब कि आर्य समाज की जिन्होंने स्थापना की थी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, उन्होंने इस बात का विरोध किया और विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। अब हम बात करेंगे अगली समाज सुधारक महादेव गोविंद रानाडे की। महादेव गोविंद रानाडे एवं प्रार्थना समाज। तो महादेव गोविंद रानाडे जो कि एक समाज सुधारक थे, और समाज सुधारक बनने से पहले वह न्यायमूर्ति यानी कि जस्टिस थे। यानी कि उस समय जब हमारा देश आज़ाद नहीं था, 19 सदी के समय में वह एक न्यायमूर्ति के पद पर कार्यरत थे। उन्होंने मतलब कि वह एक जज थे, और जज होने के साथ साथ उन्होंने समाज सुधारने का काम भी किया, यानी समाज सुधारक बने। तो ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर सन 1867 ईस्वी में बम्बई में महादेव गोविंद रानाडे ने प्रार्थना समाज की स्थापना की। तो जस्टिस महादेव गोविंद रानाडे ने 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना की, और इस समाज के कार्यक्रमों में रामकृष्ण गोपाल भंडारकर एवं डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग जैसे नेताओं का सक्रिय योगदान रहा। यानी इन्होंने जो प्रार्थना समाज की स्थापना की थी, इनके अलावा रामकृष्ण गोपाल भंडारकर एवं डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग जैसे नेताओं की उसमें सक्रिय भूमिका रही, और उनका साथ इन्हें मिला। तो प्रार्थना समाज की जिसकी इन्होंने स्थापना की थी, उस समाज ने क्या क्या काम किए, यानी महादेव गोविंद रानाडे ने क्या उस समय समाज में बदलाव करने की कोशिश की थी। प्रार्थना समाज ने स्त्रियों के उद्धार के लिए कार्य किया एवं विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। यानी प्रार्थना समाज ने महिलाओं के उद्धार के लिए काम किया, और जो विधवा पुनर्विवाह की बात मैं ऊपर भी मैंने अभी की थी, इस बात का उन्होंने समर्थन किया कि उस समय जो महिलाएं विधवा हो जाती थीं, तो ऐसा हमारे समाज में प्रचलन था कि उनकी पुनः शादी नहीं होती थी। मतलब अगर कोई महिला किसी भी कारण से विधवा हो गई है और उसके पति की मृत्यु हो गई है, तो उसे दोबारा शादी करने का अधिकार नहीं होता था। तो इस बात का विरोध किया, और ये कहा कि जिन महिलाओं मतलब जो महिलाएं विधवा हो गई हैं, उन्हें पुनः उनकी शादी करनी चाहिए, और उन्हें मतलब कि दोबारा से ज़िंदगी में आगे बढ़ने और खुशियां हासिल करने का अधिकार मिलना चाहिए, यानी कि विधवा पुनर्विवाह होना चाहिए। तो इस बात का समर्थन महादेव गोविंद रानाडे ने भी किया, दयानंद सरस्वती ने भी किया, और राजा राम मोहन राय ने भी किया। रानाडे ने समाज की जागृति में शिक्षा को प्रमुख बताते हुए स्त्री शिक्षा पर बल दिया। यानी कि समाज को ऊंचा उठाने के लिए शिक्षा को प्रमुख बताया, और इसके अलावा स्त्री शिक्षा पर इन्होंने बल दिया। यानी कि महिलाओं को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है, इस बात का इन्होंने बहुत अपने तरीके से पुरजोर कोशिश की और इस पर समर्थन किया। इसके अलावा जाति प्रथा एवं अस्पृश्यता का विरोध किया। यानी कि जाति के आधार पर उस समय जो समाज में लोगों के साथ भेदभाव किया जाता था, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि पहले हमारे देश में जाति के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव बहुत होता था। तो इस भेदभाव का इन्होंने काफ़ी मतलब कि विरोध किया, और लोगों को यह बताया कि महिलाओं को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है, और इसके अलावा हिंदू मुस्लिम एकता के लिए इन्होंने प्रयास किए कि हिंदू और मुस्लिम जो आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, इन्हें एक होकर रहना चाहिए। इस बात पर भी इन्होंने काफ़ी बल दिया। दलित कन्याओं के लिए स्कूल खोला। यानी महादेव गोविंद रानाडे ने जो दलित कन्याएं मतलब जो दलित लड़कियां होती थी, उनके लिए उन्होंने एक स्कूल खोला। दलित मैंने आपको पहले भी बताया, दलित मतलब होता है अनुसूचित जाति के लोग। अनुसूचित जाति के लोग यानी कि पहले जिन्हें हम हरिजन के नाम से जानते थे, आज उन्हें हम दलित के नाम से जानते हैं। तो वही दलितों को आज SC यानी शेड्यूल कास्ट कहा जाता है। तो उस समय उन्हें हरिजन कहा जाता था, और आज हम उन्हें दलित के नाम से जानते हैं। तो दलित कन्याओं के लिए पढ़ाने के लिए
इन्होंने स्कूल खोला, क्योंकि उस समय दलितों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था और दलितों को बाकी लोगों की तरह समानता का दर्जा प्राप्त नहीं था। सन 1884 ईस्वी में उन्होंने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। यानी सन 1884 में महादेव गोविंद राणा ने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की और इसके माध्यम से उन्होंने एक विश्वविद्यालय खोला जो कालांतर में पूना के प्रसिद्ध फर्ग्यूसन कॉलेज के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा सन 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने भी प्रार्थना समाज का समर्थन किया था। अब हम बात करेंगे ज्योतिबा फुले की। किसकी बात करेंगे? ज्योतिबा फुले। यह भी एक समाज सुधारक थे उस समय। इन्होंने भी समाज में परिवर्तन लाने की अपनी तरीके से पूरी कोशिश की। ज्योतिबा फुले ये भी एक मराठी थे और महादेव गोविंद रानाडे भी एक मराठी थे। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर उनकी पिक दिखाने की कोशिश की है कि ये ज्योतिबा फुले हैं, जिनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। कौन से समाज की? ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। बंगाल एवं बंबई में चलाए जा रहे सुधार आंदोलनों से प्रभावित होकर ज्योतिबा फुले ने महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज की स्थापना की एवं इसके माध्यम से इन्होंने दलितों की शिक्षा के लिए एक स्कूल खोला। यानी महादेव गोविंद रानाडे ने दलित कन्याओं के लिए एक स्कूल खोला था और ज्योतिबा फुले ने भी दलितों की शिक्षा के लिए एक स्कूल खोला। मतलब इसमें सिर्फ कन्या नहीं, लड़के लड़कियां दोनों पढ़ सकते हैं, इसके लिए इन्होंने भी एक स्कूल खोला। स्टूडेंट, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगी कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि दलितों के लिए ज्योतिबा फुले ने एक स्कूल खोला, महादेव गोविंद रानाडे ने भी दलितों की कन्याओं के लिए एक स्कूल खोला। तो पहले क्या होता था उस समय के समाज में? दलित जो होते थे उस समय, जो छोटी जाति के लोग होते थे, लोअर कास्ट के लोग होते थे, उन्हें बाकी वर्गों के साथ बैठकर पढ़ने का या उनके साथ उठने बैठने की, खाने पीने की आज़ादी नहीं थी। जो सामान्य बच्चे जिन स्कूलों में पढ़ते थे उन स्कूलों में दलित लोगों को प्रवेश नहीं मिलता था। इसलिए इन समाज सुधारकों ने दलितों के लिए अलग से स्कूल खोला ताकि ये भी बाकी बच्चों की तरह शिक्षा प्राप्त कर सकें और समाज में आगे बढ़ सकें और दूसरों के साथ बराबरी से खड़े हो सकें और ये पीछे ना रहे। इसके लिए इन्होंने अपने तरीके से स्कूल खोले ताकि सभी कि जो दलित हैं वो भी पढ़ सकें। छुआछूत का विरोध करते हुए जन आंदोलन चलाया, जिसमें समाज को वह दलितों की समस्याओं से अवगत कराने में सफल भी रहे। उस समय दलितों के साथ, जो दलित लोग होते थे उनके साथ जाति के आधार पर भेदभाव होता था, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो इनके साथ जाति के आधार पर भेदभाव होता था। इसके लिए ज्योतिबा फुले ने एक आंदोलन चलाया और समाज के बाकी लोगों को इनकी समस्याओं से अवगत कराने की कोशिश की कि दलित लोगों के साथ किस तरह भेदभाव होता है। तो जो आंदोलन इन्होंने चलाया था उसमें वह सफल भी हुए और लोगों को उनकी समस्याओं से अवगत कराया। इसके अलावा इन्होंने भी विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया कि विधवाओं की शादी होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण मिशन। किसकी बात कर रहे हैं हम? स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण मिशन की। तो स्वामी विवेकानंद से तो आप सभी लोग परिचित हैं। स्वामी विवेकानंद का इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है और वह अपनी आध्यात्मिक काम और रामकृष्ण मिशन के लिए वह जाने जाते हैं। 19वीं सदी के प्रमुख समाज सुधारकों में रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं का महत्वपूर्ण योगदान है। किसका? रामकृष्ण परमहंस का। रामकृष्ण परमहंस जो कि स्वामी विवेकानंद के गुरु थे, स्वामी विवेकानंद के यह गुरु थे और इन्होंने उस समय जो शिक्षाएं लोगों को दी थी उसका काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है और लोगों पर इसका काफ़ी प्रभाव पड़ता था। रामकृष्ण परमहंस का जन्म 1836 ईस्वी में बंगाल के हुगली जिले में हुआ था। कहाँ हुआ था रामकृष्ण परमहंस का जन्म? 1836 में बंगाल के हुगली जिले में हुआ था और वे बचपन से ही
आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थे। कौन सी प्रवृत्ति के थे? आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थे। तथा उन्होंने सभी धर्मों की पवित्रता को स्वीकार किया था। यानी कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने सभी धर्म की पवित्रता को माना कि सभी धर्म पवित्र हैं और सभी एक समान हैं। इसके अलावा भारतीय संस्कृति को महान बताते हुए उन्होंने मूर्ति पूजा को सही बताया। यानी कि जो रामकृष्ण परमहंस थे उन्होंने मूर्ति पूजा को सही बताया। और इसके अलावा स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने उस समय के सभी सुधारक प्रभावित थे। यानी कि जो शिक्षाएं वो दे रहे थे लोगों का उस पर काफ़ी असर हो रहा था। मूर्ति पूजा को उन्होंने सही बताया। इसके पहले मैंने आपको बताया था कि राजा राम मोहन राय ने मूर्ति पूजा को गलत बताया था, लेकिन इन्होंने उसको सही बताया। सबकी अपनी अपनी विचारधारा थी। इसके अलावा उनके उपदेशों व शिक्षाओं को जन सामान्य तक पहुंचाने का कार्य उनके शिष्य स्वामी विवेकानंद ने किया। यानी कि जो कुछ शिक्षाएं स्वामी रामकृष्ण परमहंस दे रहे थे उन्होंने अपने लेवल पर किया। इसके बाद उनके जो शिष्य थे स्वामी विवेकानंद, फिर उन्होंने उसे आगे बढ़ाया। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर स्वामी विवेकानंद की। तो स्वामी विवेकानंद सब को आप सभी जानते हैं। उनका जन्मदिन युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है 12 जनवरी को। तो स्वामी विवेकानंद का जन्म 1863 में, इसमें थोड़ा सा संशय है, कहीं 1863 लिखा रहता है, कहीं 1862 लिखा रहता है, लेकिन अधिकतर लोग 1863 मानते हैं। तो उनका जन्म 1862 या 1863, तो आपकी बुक में यहाँ पर 1862 दिया है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे 1862 बता रही हूँ। तो बंगाल के एक संभ्रांत परिवार में हुआ था। यानी स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1862 में बंगाल के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। और उनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। क्या नाम था उनका बचपन का, जिसे नरेंद्र नाथ दत्त था। बड़े होकर जिन्हें हम स्वामी विवेकानंद के नाम से जानते हैं, उनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। और ज्ञान की खोज में वे रामकृष्ण परमहंस से मिले और उनसे प्रभावित होकर सन 1897 में उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। यानी कि रामकृष्ण परमहंस से वह काफ़ी प्रभावित हुए और उनसे ही प्रभावित होकर उन्होंने सन 1897 में, कब? सन 1897 में। स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ पर हाईलाइट करके बता रही हूँ। सन 1897 में उन्होंने, यानी किसने? स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। और इस मिशन का जो उद्देश्य था वो इस प्रकार है। इस मिशन का प्रमुख उद्देश्य भारतीय राष्ट्रवाद को अध्यात्म की अच्छाइयों से जोड़कर समाज सेवा करना था। यानी जो 1897 में स्वामी विवेकानंद ने जो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, उसका उद्देश्य था राष्ट्रवाद को अध्यात्म की अच्छाइयों से जोड़कर समाज की सेवा करना। इसके अलावा और भी इसके मिशन थे। मिशन ने बाढ़, अकाल, प्राकृतिक विपदाओं एवं महामारियों के समय समाज में अनेक राहत के कार्य किए। यानी जो मिशन है उसने बाढ़, अकाल, इस प्राकृतिक जितनी भी आपदाएं आती हैं और जब कभी महामारियां फैलती हैं तो उस समय समाज में अनेक राहत के कार्य इस मिशन ने किए। अनेक शिक्षण संस्थाएं खोलने का काम किया। इसके अलावा रामकृष्ण मिशन ने सभी धर्मों व पूजा पद्धतियों का आदर भाव से देखा तथा सभी की आस्थाओं का सम्मान किया। यानी कि जो रामकृष्ण मिशन था जिसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी, इस मिशन ने सभी धर्मों को समान माना, सभी पूजा पद्धतियों का मतलब आदर भाव से देखा और सभी की आस्थाओं का सम्मान किया। इसके अलावा स्वामी विवेकानंद ने भारतीयों को जागृत करने के लिए गरीबी दूर करने के प्रयासों पर काफ़ी बल दिया। यानी कि सभी को शिक्षित हों, सभी को जगाने के लिए उन्होंने मेहनत की। इसके अलावा गरीबी को दूर करने का भी काफ़ी प्रयास किया। उन्होंने भारतीय संस्कृति को विश्व की सर्वोत्तम संस्कृति बताते हुए विदेशों में भी इसका प्रचार प्रसार किया। यानी किसने? स्वामी विवेकानंद ने जो हमारी भारतीय संस्कृति है उसे पूरी दुनिया की, विश्व की यानी पूरी दुनिया की सबसे उत्तम संस्कृति बताते हुए विदेशों में इसका काफ़ी प्रचार प्रसार किया। यानी कि हमारे देश की जो भारतीय संस्कृति है वह पूरी दुनिया में सबसे अच्छी संस्कृति है। इसको मतलब कि
बताया और इस संस्कृति का यानी हमारे देश की संस्कृति का और धर्म का पूरी दुनिया में प्रचार किया। अब हम बात करेंगे श्रीमती एनी बेसेंट की। किसकी? श्रीमती एनी बेसेंट की। तो इनका संक्षिप्त परिचय मैंने यहाँ पर आपको बताने की कोशिश की है। श्रीमती एनी बेसेंट का नाम भी भारतीय समाज सुधारकों में लिया जाता है। भले ही ये हमारे देश की नहीं थी और दूसरे देश की थी, यानी कि फॉरेन की थी, एक भारतीय नागरिक नहीं थी, लेकिन ये भारतीय संस्कृति से काफ़ी प्रभावित थी। और इन्होंने उस समय जब हमारा देश गुलाम था, आज़ाद नहीं था, हमारे देश में आकर यहाँ रहकर और हमारे देश की आज़ादी के लिए काम किया और कई समाज सुधार आंदोलनों में इन्होंने भाग लिया और भारतीय संस्कृति को काफ़ी महान बताया। तो यहाँ पर मैंने उनका संक्षिप्त परिचय आपको दिखाया है कि उनका जन्म कब हुआ। 1 अक्टूबर 1847 को लंदन में हुआ। इसके अलावा उनकी मृत्यु कब हुई? 20 सितंबर 1933 में 85 वर्ष की उम्र में। और इसके अलावा प्रसिद्धीकरण उन्होंने किस चीज़ से मिला? थियोसोफिस्ट महिला अधिकार की समर्थक थी वह, और इसके अलावा एक अच्छी लेखक थी, वक्ता थी और भारत प्रेमी महिला थी, यानी हमारी भारतीय संस्कृति से वह बहुत प्रभावित थी और थियोसोफिकल सोसाइटी की वह अध्यक्ष थी। थियोसोफिकल सोसाइटी के लिए वह जानी जाती हैं। इसके अलावा उनके जो हस्बैंड है उनका नाम था रेवरेंड फ्रैंक बेसेंट। उन्हीं के नाम की वजह से उनके नाम में लगा है एनी बेसेंट। अब हम जानेंगे कि उन्होंने भारत में रहकर कौन कौन से काम किए थे। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम ब्लात्स्की और कर्नल अलकाट ने अमेरिका में की थी। किसने की थी? थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम ब्लात्स्की और कर्नल अलकाट ने अमेरिका में रहकर की थी और इसका जो मुख्यालय था यानी वह मद्रास के चेन्नई के निकट अडयार में बनाया गया था। यानी थियोसोफिकल सोसाइटी की जो इसकी स्थापना की गई थी, इसका जो कार्यालय था वह मद्रास के चेन्नई शहर के निकट अडयार में बनाया गया था और 1889 में श्रीमती एनी बेसेंट इसकी सदस्य बनी थी और 1893 में भारत आने के बाद, कब आने के बाद? 1893 में भारत आने के बाद, 1893 में मैं आपको यहाँ पर हाईलाइट करके भी बता रही हूँ। 1893 में भारत आने के बाद इसका कार्य वह करने लगी और 1907 में वे इस सोसाइटी की अध्यक्ष बनी। किस सन में? 1907 में। फिर उसके बाद उन्होंने कौन कौन से काम किए वो मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। उन्होंने भारतीय वेद पुराण एवं दर्शन साहित्य आदि का गहन अध्ययन किया, यानी हमारे देश के जो वेद पुराण हैं, दर्शन हैं, साहित्य हैं, इन सभी का उन्होंने गहन अध्ययन किया और भारतीयों को उनकी संस्कृति का महत्व बताया उन्होंने और उन्हें पुनः जागृत करने की कोशिश की। इसके अलावा श्रीमती एनी बेसेंट ने भगवद गीता व अन्य धर्म ग्रंथों का अंग्रेजी में यानी अंग्रेजी भाषा में ट्रांसलेशन किया और भारतीय संस्कृति की गौरव गाथाओं पर कई लेख उन्होंने लिखे थे। अब और इसके अलावा उन्होंने कुछ और भी काम किए थे, जैसे 1898 में थियोसोफिकल सोसाइटी ने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की। थियोसोफिकल जो सोसाइटी थी इसने 1898 में बनारस शहर में, जो कि उत्तर प्रदेश का एक शहर है, वहाँ पर सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की। इसके अलावा स्त्री शिक्षा को अनिवार्य बताते हुए विधवा एवं परित्यक्ताओं की स्थिति में सुधार हेतु इन्होंने अनेक प्रयास किए तथा बाल विवाह एवं जाति प्रथा का विरोध किया। तो यहाँ पर मैं स्टूडेंट्स आपको बताना चाहूँगी कि जितने भी 19वीं सदी के भारत में उस समय के समाज में जितने भी समाज सुधारक थे, उन सभी ने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया कि जो विधवा महिलाएं उस समय हो जाती थी उनकी पुनः शादी करवानी चाहिए। और इसके अलावा जो बाल विवाह होता है यानी छोटी उम्र में बच्चे जो खेलने कूदने की उम्र होती थी, उस उम्र में जब उनकी शादी करते थे उस समय के लोग, इस बात का विरोध किया। और जो महिलाएं परित्यक्ताएं मतलब किसी भी कारण से अगर किसी महिला को उसके पति ने छोड़ दिया है तो ऐसी महिलाओं की स्थिति में सुधार हेतु भी
सुधार करने के लिए भी श्रीमती एनी बेसेंट ने कई प्रयास किए और बाल विवाह और जाति प्रथा का भी इन्होंने विरोध किया। तो इस तरह हमारे देश में उस समय में जितने भी समाज सुधारक हुए, उन्होंने अपने अपने तरीके से समाज में बदलाव लाने की कोशिश की और बहुत सारे समाज सुधारक उनमें सफल भी हुए। क्यों? क्योंकि उस समय के भारत में आज के भारत की अपेक्षा बहुत अलग था और उसमें काफ़ी सुधार की गुंजाइश थी। और चूँकि उस समय हमारा देश गुलाम था और पुरानी रीति रिवाजों में जकड़ा हुआ था, इसलिए उसमें बदलाव लाने की बहुत आवश्यकता थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।